नमस्ते दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक नई कहानी, जिस कहानी का नाम है धोखेबाज माँ। सुमित्रा आज बहुत खुश थी और सुबह से ही अपने बेटे विकास के आने की तैयारियों में लगी हुई थी। उसका बेटा विकास दिल्ली में एमडी करके डॉक्टर बन घर लौट रहा था और अब तो उसे दिल्ली के ही बड़े अस्पताल में नौकरी भी लग गई थी। और इस खबर को सुनकर सुमित्रा और उसके पति कैलाश जी की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। आज विकास बड़े महीनों के बाद घर लौट रहा था, तो सुमित्रा ने अपने आस पड़ोस और कुछ रिश्तेदारों को भी उसके आने की खुशी में बुलाया था और इन्हीं तैयारियों में वह पिछले 2-3 दिनों से जुटी हुई थी। विकास ने आकर जैसे ही माता पिता के चरण स्पर्श किए, सुमित्रा ने उसे गले लगाकर उसका माथा चूमा और उसे ढेरों आशीर्वाद दे डाले। सुमित्रा ने आज सारी उसकी पसंद की चीज़ें बनाई हुई थी। पहले भी जब भी वो हॉस्टल से घर आता तो सुमित्रा उसकी पसंद की चीज़ें बनाया करती थी और जितने दिन भी वो रहता उसके आसपास ही घूमती रहती और उसे प्यार और मनुहार से अपने हाथों से खाना खिलाती। विकास अक्सर उसे कह देता, माँ अब मैं बच्चा थोड़ी हूँ, लेकिन सुमित्रा क्या करती, वो तो माँ थी ना, अपने मन को कैसे समझाती। खैर, शाम को सुमित्रा के घर उसके पड़ोसी और रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। विकास यह सब देखकर हैरान तो था, तो सुमित्रा बोली, अरे इतना बड़ा डॉक्टर बन गया है और इतने बड़े अस्पताल में नौकरी मिली है, तो पार्टी तो बनती है ना। माँ की बात सुन विकास मुस्कुरा उठा और सभी लोग आकर विकास को बधाइयाँ देने लगे और कहने लगे, तेरे जैसा बेटा तो हर घर में होना चाहिए। 1-2 रिश्तेदार ने तो अपने बच्चों को विकास से सीख लेने की सलाह भी दे डाली। सुमित्रा भाग भाग कर सारा इंतजाम देख रही थी और उसके पति कैलाश जी भी उसका साथ दे रहे थे। विकास अपने माता पिता की एक लौती संतान थी और इसीलिए सुमित्रा और कैलाश जी की खुशी तो देखते ही बनती थी। अकेले औलाद अगर जीवन में सफलता हासिल कर जाए तो माँ बाप को इससे अधिक और क्या चाहिए। इस बात को वह उपस्थित सारे लोग जानते थे। कुछ देर बाद एक पड़ोसी ने विशाल से पूछा, और बताओ बरखुरदार, दिल्ली में तो तुमने बड़ी मेहनत की होगी, अपनी मेहनत का राज कुछ हमें भी बताओ, ताकि हम अपने बच्चों को भी कुछ सीख दे सके। और हम तो हमेशा तुम्हारी उदाहरण अपने बच्चों को देते हैं। हम जानते हैं कि मेडिकल की प्रवेश परीक्षा के लिए तुमने कैसे दिन रात मेहनत की थी और आज इस छोटे से शहर का एक लड़का दिल्ली में एक बड़ा डॉक्टर बन जाए तो हम सब के लिए यह गर्व की बात तो है। हाँ बेटा, ये बात तो है, मेहनत तो तुमने बहुत की है और तुम्हें उसका आज फल भी मिल गया है। एक रिश्तेदार ने आकर कहा, हाँ यह बात सच है कि मैंने मेहनत बहुत की है और उसका परिणाम भी मुझे अच्छा मिला, लेकिन इस मेहनत के पीछे किसी और का भी हाथ है। विकास बोला, किसका हाथ है बेटा, जरा हमें भी तो पता चले। एक और रिश्तेदार ने पूछा, आज मैं जो कुछ भी हूँ यह मेरी इस धोखेबाज माँ के कारण ही है। विकास ने सुमित्रा की तरफ देखते हुए कहा। सबकी आंखें एकदम से फटी रह गई और सुमित्रा के कान जैसे सुन्न हो गए। धोखेबाज माँ, यह उसका बेटा उसे किस उपाधि से नवाज रहा है? क्या मैंने इसे धोखा दिया और किस बात का धोखा दिया? एकदम से सुमित्रा के मन में कितने सारे विचार उमड़ने शुरू हो गए और वह फटी हुई आंखों से अपने बेटे की तरफ देख रही थी, जिसने भरी महफिल में ये बात कह दी थी। ये क्या कह रहे हो बेटा, तुम्हारी माँ क्या धोखेबाज है? कैलाश जी ने पूछा। हाँ, धोखेबाज है मेरी माँ और सारी उम्र इन्होंने मुझे बहुत धोखा दिया है। ऐसा कैसे कह सकते हो तुम कैलाश? कैलाश जी ने थोड़ा गुस्से से बोले, मैं सारी कहानी सुनाता हूँ पिताजी। कहानी? कैसे कहानी? कैलाश जी ने फिर से पूछा और सुमित्रा तो जड़ से एक कुर्सी पर बैठ गई कि पता नहीं उसका बेटा उसके बारे में क्या सोचता है और अब क्या कहने जा रहा है। पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि आप पर दादा दादी और चाचा बुआ की पढ़ाई की भी जिम्मेदारी थी और आपकी नौकरी से एक सीमित आमदनी ही होती थी, जिससे पूरे परिवार का पेट भरा जाता और ज़रूरत भी पूरी हो जाती।
लेकिन बचत के लिए कुछ ना बचता। मैं पढ़ने में शुरू से ही बहुत अच्छा रहा और ये बात माँ जानती थी, क्योंकि मेरी हर पेरेंट टीचर मीटिंग पर वही तो जाती थी और मैं हर क्लास में अव्वल आता था। आप लोग यही समझते रहे कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, लेकिन कोई यह नहीं जान पाया कि मुझे इस मेहनत करने के पीछे प्रेरणा कौन देता रहा। मेरी माँ हर बार मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही, यह जानते हुए कि आपकी सीमित आमदनी है, फिर भी वह मुझे हमेशा कुछ बड़ा सोचने को कहती और जिंदगी में बड़ा बनने के लिए प्रेरित करती। घर में जो भी फल आते वह माँ अपने हिस्से के भी मुझे खिलाती थी, यह कहते हुए कि फल उन्हें अच्छे नहीं लगते। शायद यह पहला धोखा था पिताजी जो माँ हम सबको दे रही थी, लेकिन हम में से कोई यह बात समझ नहीं पाया। लेकिन आज मैं ये सब समझ सकता हूँ। माँ जानती थी कि मुझे आगे बढ़ने के लिए और पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वह आपकी सीमित आमदनी में मुमकिन नहीं था, क्योंकि एक के बाद एक खर्चे आते जा रहे थे। चाचा और बुआ की शादी हो गई और उनकी शादी भी आपकी आमदनी से हुई। दादा दादी जी की बीमारी, सब खर्चे का बोझ आपके ऊपर ही था। चाचा जी को जैसे ही मौका मिला वो तो विदेश चले गए, लेकिन मेरी माँ ने हिम्मत नहीं हारी और कपड़ों की सिलाई का काम शुरू कर दिया। जब मैंने पूछा तो माँ ने कहा कि अब तो दादा दादी भी नहीं रहे, तो मेरे पास काम कम होता है और मेरा समय नहीं कटता, इसलिए ये सिलाई का काम शुरू कर रही हूँ। ये अगला धोखा था पिताजी जो माँ ने शायद आपको और मुझे भी दिया था, क्योंकि वह सिलाई के पैसे जो भी आते माँ बचाती रहती। और एक दिन जब मैं 11वीं में आया तो माँ ने इस शहर के सबसे बड़े कोचिंग सेंटर में जब दाखिल कराने की बात कही तो मैंने भी पूछा कि माँ पैसे कहाँ से आएंगे, तो माँ बोली वह सब हो जाएगा, तो चिंता मत कर। उस समय ना तो मुझे समझ थी, और जब आपने भी उन्हें एक बार पूछा तो वही बोली थी कि मैंने थोड़े पैसे आपकी आमदनी से ही बचा कर रखे हैं, और यह जो मेरा शौक है सिलाई का, इससे भी तो थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, तो बस निकल जाता है। उनका उत्तर सुनकर आप भी आश्वस्त हो गए थे और मेरे देखते देखते माँ ने अपनी सिलाई का काम बढ़ा लिया था और मेरे लिए जो भी किताब ज़रूरी होती थी वह मंगवा कर देती और मुझे से कुरेद कर पूछती रहती कि मुझे कौन सी और किताब की ज़रूरत है। आप जानते हैं पिताजी, जो भी पैसे आप घर खर्च के लिए माँ को देते थे उसमें से वह अपने खर्चों की कटौती कर मेरे लिए जमा करती। शादी के बाद जितनी बार भी बुआ आई, माँ ने उन्हें तो हमेशा नई साड़ी देकर विदा किया, लेकिन कितने ही साल अपने लिए कोई नई साड़ी नहीं खरीदी। यह कहते हुए मेरे पास तो कपड़ों का ढेर रखा है, अभी वो नहीं पहन पाई तो नई लेकर क्या करूँगी। और आप यह समझते रहे कि मेरी बीवी को सादा जीवन ही पसंद है, लेकिन आज मैं ये बात समझ सकता हूँ कि माँ ने कैसे हम सबको धोखा देकर वो पैसे मेरे लिए बचाए होंगे। जब मैं रात भर बैठकर पढ़ाई कर रहा होता तो माँ अपनी सिलाई का काम लेकर मेरे पास बैठ जाती और ये कहती कि मुझे भी नींद नहीं आ रही है विकास, इसलिए मैं भी तेरे साथ बैठ जाती हूँ, मेरा भी काम हो जाएगा और तुझे भी अकेला नहीं लगेगा। आप बताओ पिताजी, यह क्या धोखा नहीं था? सुमित्रा बेटे की बात सुन रही थी और उसके आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहती जा रही थी और एक एक करके उसके आगे सारे घटनाक्रम याद आते जा रहे थे, जिन्हें तो वह कब का शायद भूल चुकी थी, लेकिन उसका बेटा वो सारी यादें अपने मन में दबाए बैठा था। विकास आगे बोला, प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया है और इस काम में मुझसे ज़्यादा माँ ने मेरे जाने से पहले वो उठी होती और मेरे सोने के बाद ही सोती, जैसे वो परीक्षा मेरी ना होकर उसकी हो। और मैंने भी अपने माँ की आंखों में भरा वो सपना पूरा कर दिखाया और मेडिकल परीक्षा बड़े अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर ली। फिर दिल्ली जाकर जब पढ़ने की बारी आई तो वहाँ का खर्चा कैसे होगा, इस बात की चिंता पिताजी आपको तो लगी थी, पर माँ निश्चिंत थी। शायद इस दिन के लिए ही हमें वो धोखा देती आई थी।
और जब उन्होंने आपके सामने वो सारे पैसे रख दिए तो आपके पूछने पर हंसकर बोली, यह मेरी बचत के पैसे हैं। आप जानते हैं पिताजी, उनमें से आधे पैसे तो माँ की सिलाई और बचत के ही थे, पर आधे माँ ने अपने गहने बेचकर इकट्ठा किए थे। शायद यह माँ का अगला धोखा था। और आपके पूछने पर माँ कह देती कि मुझे गहने पहनने तो ज़रा भी नहीं अच्छे लगते, इसलिए अंदर ही संभाल कर रखे हैं। मैं अपनी स्थिति जानता था, इसीलिए दिल्ली में पढ़ाई के साथ साथ मैंने 2-3 जगह ट्यूशन भी पढ़ाई शुरू कर दी थी और कोशिश करता रहा कि आप लोगों से कम पैसे मंगवा सकूं। आखिर थोड़ी बहुत समझ तो मुझ में भी आ चुकी थी। और जब MBBS कर मैं घर आया तो माँ की खुशी देखते ही बनी थी। उस समय मैं सारी स्थिति जान चुका था। मुझे समझ आ गया था कि क्यों अब तक माँ का सिलाई का शौक खत्म नहीं हुआ था, लेकिन शायद माँ ने मेरे लिए आगे भी सपना देख रखा था और मुझे MDA करने के लिए प्रेरित करती रही थी। और मैंने माँ का यह सपना पूरा कर दिखाया। माँ, तुम सोच रही होंगी ना कि मुझे यह सब कैसे पता चला। तुम्हें याद है जब पिछली बार मैं घर आया तो अपने इंटर्नशिप के पैसों में मैं तुम्हें एक छोटी सी सोने की अंगूठी खरीद कर दे दूँ। वहाँ सुनार के पास जाकर मुझे पता चला कि तुमने तो कब के ही अपने सारे गहने बेच दिए हैं। और उस वक्त मुझे सारी धुंधली तस्वीर साफ होती नजर आनी शुरू हो गई और मैं जान पाया कि एक सरकारी दफ्तर के एक मामूली से कर्मचारी के बेटे का कॉलेज का खर्चा कैसे निकलता है। बस उसी दिन से मुझे तुम्हारे धोखे का पता चलता रहा, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ आप सबके सामने। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी माँ की वजह से। एक ऐसी धोखेबाज माँ जिससे अपनी सारी जिंदगी अपने बेटे के भविष्य के लिए नौछावर कर दी। तभी विकास अंदर गया और अपनी अटैची से ढेर सारी नई साड़ियाँ लाकर माँ की गोद में रख दी। ये लो माँ, मैं तुम्हारे कर्ज तो कभी नहीं उतार सकता, लेकिन कोशिश करूँगा कि तुम्हें हमेशा मुझ पर गर्व रहे और कभी भी मेरी वजह से तुम्हें शर्मिंदगी का सामना करना ना पड़े। और आज से तुम्हारा यह सिलाई का शौक बंद। अब तुम आराम करूँगी और सिर्फ आराम। सुमित्रा की ओर से रुलाई फूट गई और उसने विकास को आगे बढ़ उसे अपनी बाहों में भींच लिया। वहाँ बैठ सभी लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे और सभी सोच रहे थे कि सच में एक ऐसी माँ का कर्ज तो विकास कभी भी नहीं उतार सकता और एक सफल बच्चे के सफल होने के पीछे माता पिता का कितना बड़ा त्याग होता है। तभी अपने आंसू पोंछते हुए कैलाश जी बोले, यह रोने का नहीं, जश्न का मौका है। और सभी मिलकर हंसी खुशी से जश्न मनाने लगे और सब ने आगे बढ़कर विकास को आशीर्वाद दिया। सुमित्रा और कैलाश जी को बधाई। थोड़ी देर बाद वहाँ उस घर में हंसी के ठहाटे गूंज रहे थे और विकास अपनी माँ के साथ सब लोगों को खिलाने पिलाने में मदद कर रहा था। सुमित्रा बीच बीच में अपने आंसू पोंछ लेती, लेकिन विकास को देखते ही मुस्कुरा उठती। तभी विकास उसके पास आया और बोला, बस कर माँ, अब और कितना धोखा देंगी, अब अपने आंसू पोंछ। अब तेरे मुस्कुराने और खुशियाँ मनाने के दिन आ गए हैं। और उसने एक बार फिर से माँ को गले लगा लिया। तो प्रिय पाठकों, एक बच्चे के जीवन में माता पिता का हमेशा हाथ होता है। माता पिता ही होते हैं जो अपने बच्चों को बिना किसी स्वार्थ के प्यार करते हैं और अपनी ज़रूरतों की परवाह किए बिना हमेशा उनके लिए बच्चों की ज़रूरत ही सर्वोपरि रहती है। हर कामयाब बच्चे के पीछे उसके माता पिता के त्याग और समर्पण की कहानी होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आने पर कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हो सके तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।